Hey everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss with you difference between organized retailing and unorganized retailing. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होती है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कौन सी रिटेलिंग होती है जिसमें सारी चीज क्या होती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होती है, उस रिटेलिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोलते हैं. एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होती है जिसमें सामान तो होता है, रिटेलर भी होता है, पर उसमें जो सामान है वो ढंग से अरेंज नहीं होता, उस रिटेलिंग को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोलते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इनकी सबसे पहला डिफरेंस है इनकी अप्रोच का. ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होती है ये मॉडर्न होती है, जो अनऑर्गेनाइज होती है वो कैसी होती है, ट्रेडिशनल. जो एम्प्लॉयमेंट होती है यानी एम्प्लॉयज जो लगे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में एम्प्लॉयज हमें हाई चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज की कैपेसिटीज हाई चाहिए होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा चाहिए होते हैं. और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में ये लो होता है क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो काम करते हैं, जॉब परफॉर्म करते हैं. कंप्लायंस विद लीगल प्रोविजंस, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, एक वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, वो सारे फॉलो अप करने पड़ते हैं. पर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता. लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स होते हैं ये बड़ी बड़ी सिटीज में लोकेट होते हैं और सिटीज से दूर भी हो सकते हैं क्योंकि इनके लिए जो गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट जो देती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू किन के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के. तो ये तो सिटी से दूर भी हो सकते हैं और इन्हें ज्यादा स्पेस भी चाहिए. पर जो अनऑर्गेनाइज और रिटेलिंग है ये हमारी कहाँ हो सकती है, सिटी के अंदर भी हो सकती है क्योंकि इसे कम स्पेस चाहिए होता है. पर्सनल टच, यहाँ पे जो रिटेलर है वो कस्टमर्स को पर्सनली नहीं जानता, तो यहाँ पे पर्सनल टच क्या होता है, एब्सेंट होता है. और यहाँ पे कस्टमर को जो है रिटेलर पर्सनली जानता है, तो यहाँ पे पर्सनल टच प्रेजेंट होता है. बार्गेनिंग, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग होती है वो फिक्स प्राइस शॉप्स होती है, तो वहां पे बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है. पर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में बार्गेनिंग पॉसिबल है. क्रेडिट फैसिलिटी, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है वो कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते. हाँ, अगर स्कीम चल रही है, सेल चल रही है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके अलावा आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी. अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसको जो ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, बिगर स्केल पे चाहिए, तो इसकी जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो क्या है, हाई है. पर जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसका जो स्केल है वो क्या है, लेस है. टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमें स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी यूज करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए. यहाँ पे एससीएम की फुल फॉर्म है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सीआरएम की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, नए नए एडवांस तरीके चाहिए. पर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जब इनकी सेल ज्यादा है, ये इनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में वो भी ज्यादा हो सकता है. पर जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है उसका हम जो शेयर है वो कंट्रीब्यूशन है वो अभी हम अच्छे से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो अनऑर्गेनाइज शॉप है या अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग शॉप है वो कौन से एरिया में है, वहां की सेल परचेज कैसी है. कई बार ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों की सेल लगभग बराबर आ सकती है किसी सिचुएशन में. एम्बायंस, ये जो अट्रैक्टिव होता है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, इसमें सारा सामान इस तरीके से अरेंज होता है कि ये लोगों की आई के लिए अट्रैक्टिव होता है और लोग जाते हैं, पर यहाँ का सामान कॉस्टली भी होता है. अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो होती है वो अनअट्रैक्टिव होती है और अनहैपिंग होती है. कस्टमर फोकस, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में हम कस्टमर पे फोकस करते हैं, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करते हैं. पर अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. प्रोडक्टिविटी, ये लोग स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें. पर अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में कस्टमर की टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेस होती है. प्रॉफिटेबिलिटी, मोर एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग, इनका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि इनके प्राइस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग के. इनका जो प्रॉफिट होता है वो लेस होता है किनके कंपैरिजन में, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के कंपैरिजन में. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करती है, प्राइवेट ब्रांचेस उन्हें हायर करती है ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए. अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या करते हैं, सेल करते हैं लेस ब्रांडेड प्रोडक्ट. इनकी अकाउंटिंग और टैक्स कॉम्प्लायंस, इन्हें अपने अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन करने पड़ते हैं क्योंकि इनमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा हो सकती हैं और होती भी हैं, इसलिए इन्हें अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं. पर नो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कॉम्प्लायंस आर देयर, यहाँ पे इन्हें अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये मंथ के लास्ट में भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट, मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, अनऑर्गेनाइज में हमें लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए. ग्रोथ पोटेंशियल, जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है उसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है एकदम से, पर जो अनऑर्गेनाइज होता है उसमें ग्रोथ जो दिखती है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद दिखती है. सर्विसेज,
और अनऑर्गेनाइज्ड में हमें ग्रोथ दिख सकती है, पर अगर वो मोनोपोली शॉप हो, वहां पे अकेली ही शॉप हो, तो वहां पे हमें अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में क्या दिख सकती है, ग्रोथ दिख सकती है। सर्विसेज, ये जो है कस्टमर को फोकस करके स्टैंडर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो नेचुरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज का नेचर भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका पर्सन के साथ रिलेशन कैसा है। अब हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में डिफरेंस पढ़ा, अब आपको क्लियर हो जाएगा इसके एग्जांपल से कि ये कैसे कैसे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गई, फैक्ट्री आउटलेट्स हो गए, स्पेशल स्टोर्स जो बिल्ड होते हैं। अब आप सारे पॉइंट्स इसको ध्यान में रख के करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे कि ये सर्विसेज अच्छी देते हैं, ये ग्रो करते हैं, इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये टैक्सेस अपने मेंटेन करके रखते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्या करते हैं, इनका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कस्टमर पे फोकस करते हैं, इनका जो लुकआउट होता है वो अट्रैक्टिव होता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बिग स्केल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कस्टमर जो है उसको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते, बार्गेनिंग भी पॉसिबल नहीं है, पर्सनल टच नहीं होता, सिटी से दूर होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होता है यहाँ पे एम्प्लॉयज का होना, एम्प्लॉय की जो क्वांटिटी होती है, यानी जो हायरमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में होता है। इसके अपोजिट अनऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या होता है, लोकल किरियाना शॉप हो गई, पान वाले हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, और हार्ट्स और मेलाज हो गए। आई होप आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।